फिर बताइए, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज। तो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज हैं एंजेलो मैथ्यूज। ये बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट हो गए और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह से आउट होने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए। अब हुआ क्या था? तो एंजेलो मैथ्यूज ये सदीश के आउट होने के बाद मैदान पर पहुंच रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान पर पहुंचने में 1 मिनट से देरी हो गई और इस तरह से उन्हें नियम के अनुसार टाइम आउट कर दिया गया। अब यहां से आपके मन में एक प्रश्न आएगा या एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किसी भी बल्लेबाज के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज को कितने मिनट के अंदर क्रीज पर आना होता है? ये भी एक प्रश्न है। तो वैसे तो इसका उत्तर होगा 3 मिनट, लेकिन इस साल वर्ल्ड कप में ये समय 2 मिनट का है। और वैसे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 बल्लेबाज टाइम आउट हो चुके हैं, ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा, ये तो टाइम आउट हुए और वो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक टर्म, एक शब्द आप और सुनोगे, रिटायर्ड आउट। आपको याद होगा 2022 के आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने थे कौन? रविचंद्रन अश्विन। वैसे डेविड वार्नर का नाम आपको पता है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाए थे इन्होंने भारत के खिलाफ। और अब बचा ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अभी वनडे वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक इन्होंने ही लगाया था, 40 गेंदों में शतक लगाया था इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ। और ये जो नेट साइवर हैं, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अभी आपको याद होगा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी इनको मिली थी, नेट साइवर को, इंग्लैंड की है ये। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप जरूर याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। यहां हम बात कर रहे हैं सुल्तान जौहर कप 2023 की। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है, जो कि कहां पे हो रहा है या कहां होता है? तो आंसर होगा मलेशिया में। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने इस 11वें सुल्तान जौहर कप में ब्रोंज मेडल जीता है। भारत ने किसे हराया? तो भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया है। अब आप पूछोगे भारत ने तो ब्रोंज जीत लिया या भारत तीसरे स्थान पे रहा, पहले और दूसरे स्थान पे कौन है, या स्वर्ण किसने जीता, सिल्वर किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है जर्मनी ने और यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो देखो, पहले स्थान पे जर्मनी, दूसरे पे रहा ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे रहा भारत। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार इस टूर्नामेंट को एक तो ग्रेट ब्रिटेन और भारत ने जीता है। और वैसे याद रखना, इस 11वें सुल्तान जौहर कप में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे? उत्तम सिंह रहे। और ये भी याद रखना कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो कुआलालंपुर मलेशिया में ही होगा। अच्छा, यहाँ पे हॉकी की बात हुई है ना, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक तो हो गया अजलान शाह कप, एक आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बैटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया और ये आपने पढ़ा सुल्तान जौहर कप हो गया। तो ये हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप एंड ट्रॉफीज है, इनको ध्यान में रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की, जो कि इस बार इसका 15वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया में हुआ। और इस चैंपियनशिप में भारत ने 21 गोल्ड जीते, 21 सिल्वर जीते और 13 ब्रोंज मेडल जीते हैं। मतलब टोटल 55 मेडल जीते। और मेडल टैली में बात करोगे तो भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे चाइना है और भारत दूसरे पे हो गया और तीसरे पे हो गया साउथ कोरिया। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बताई है, इनको ऐसे ही आप ध्यान में रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता? तो आंसर होगा जापान। तो अभी भारत ने जापान को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत लिया है। भारत ने ये खिताब दूसरी बार जीता है। तो पहले स्थान पे इसमें अभी भारत रहा, दूसरे स्थान पे जापान रहा और तीसरे स्थान पे रहा चाइना। और इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ पे हुआ था, किस स्टेडियम में, ये पूछेंगे। तो आंसर क्या होगा? रांची, यानी कि झारखंड की कैपिटल रांची के
मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में। तो कहाँ पे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर बताइए कि 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, और कब वाले की? 2025 वाले की, जो कि इसका 24वां संस्करण होगा। तो कहाँ पे होगा वो? और अभी इसका 23वां संस्करण हुआ था कहाँ पे? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। 24वां होगा बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? तो आंसर होगा हीरालाल सामरिया। तो याद रखना, हीरालाल सामरिया, इनको केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की शपथ दिलाई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा का। वैसे इनके अलावा 2 सूचना आयुक्त भी बने हैं, उनके नाम है श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। अच्छा, अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि हमारे देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या था? तो आंसर होगा वजाहत हबीबुल्लाह। 2005 से लेकर 2010 तक रहे थे वो। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे अभी वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो राजीव कुमार है 25वें नंबर के। अगर पूछे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो एस दुबे बने थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आप जानते ही हो, DY चंद्रचूड़ हैं। और अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बन गए हैं कौन? हीरालाल सामरिया। ये पॉइंट ध्यान रखना। चलो फिर बताओ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस ये कौन होंगे? तो आंसर होगा ऋतु बिहारी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगी ऋतु बिहारी। वे विपिन सांघी की जगह लेंगी। अब बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से सुनना, या इस एक प्रश्न में मैं आपको 3 प्रश्न करा रहा हूं, वो भी अपॉइंटमेंट वाले। एक तो हमने देख लिया ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगी? ऋतु बिहारी होंगी। और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे कौन? चक्रधारी शरण सिंह। और मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे S वेदनाथन। वैसे आप जानते हो अभी उड़ीसा के नए गवर्नर कौन बने थे? रघुवर दास बने थे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। और ये तीसरी बार है जब उन्हें मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया है। और इस बार उन्हें 5 सालों के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है, पर पिछले 74 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें 5 सालों के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना होती 1951 में। और इसका काम क्या है? सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करना। इसका मुख्यालय है गुजरात के वेरावल में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक पॉइंट कि प्रधानमंत्री जो हैं ये किस किस के अध्यक्ष होते हैं। एक तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी कि इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल के, और एक CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अभी 3 नवंबर 2023 को वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा कि भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना। और इस कार्यक्रम का भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री रहा नीदरलैंड। और आप कह सकते हो इस बार इसका ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इसका 2017 में हुआ था। और इसमें बताया गया कि भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 7वें नंबर पर है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।
और इसका आयोजन किया लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन यानी कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो फाउंडेशन ने। इस बार ये इसका 6वां संस्करण है। इसमें एरोस्पेस डिफेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और ड्रोन की प्रदर्शनी की गई और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रतिभागियों के बीच व्यापार का अवसर प्रदान करना। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल का दौरा पड़ने और हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। आपको याद होगा, प्रसिद्ध कन्नड़ एक्टर थे पुनीत राजकुमार, जिनका अभी 2 साल पहले हार्ट अटैक से निधन हो गया और अभी उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर ही उनके नाम पर यह योजना शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 5 वर्ष। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सभा संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। और इसमें क्या होता है, इसमें गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है। अब आप पूछोगे कि ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको 30 जून 2020 को शुरू किया गया था कोरोना के समय, और इसकी अवधि थी, अभी खत्म होने वाली थी ये योजना दिसंबर 2023 को, लेकिन अभी 5 सालों के लिए इसे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, जिसकी अवधि 5 साल अभी बढ़ा दी गई है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक का नाम क्या है? तो आंसर होगा HSBC बैंक। अच्छा, आपने कई बार ये तो पढ़ा है ना कि देश में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी यानी कि EBG जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो हमने कई बार पढ़ा है HDFC बैंक। पर अब आपको ये भी याद रखना है कि भारत में EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी जारी करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा बन गया है? HSBC बैंक बन गया है। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है, क्या मतलब हो गया इसका? तो बिल्कुल सीधे शब्दों में आपको समझाता हूं। जैसे कि आपने कहीं से पैसे उधार लिए और अगर आपने उसके पैसे समय पर नहीं लौटाए, तो इसीलिए बैंक आपकी गारंटी लेता है कि भैया अगर ये पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं चुकाऊंगा पैसा। और अब ये बैंकिंग गारंटी इलेक्ट्रॉनिक होने से यानी कि डिजिटल होने से पेपर वर्क खत्म हो गया और फटाफट से बहुत ही आसानी से कुछ ही घंटों में आपको बैंकिंग गारंटी मिल जाती है और आपके जो बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी सेफ होते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी। तो इसे भारत में जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक पूछोगे तो HDFC बैंक, पहला विदेशी बैंक पूछोगे तो HSBC बैंक। ये ध्यान रखना। HSBC की फुल फॉर्म क्या होती है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन UK में। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज को मुंबई से हरी झंडी दिखाई गई, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा कोस्टा सेरेना। तो अभी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं, कौन? सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने मुंबई में भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना, इसको हरी झंडी दिखाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखो अपना देश पहल के तहत इस क्रूज को रवाना किया गया। और आपको बता दूं कि अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत में 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों की ट्रेवलिंग का लक्ष्य भी रखा है। अच्छा, इसी तरह आपको याद आएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जिसका नाम है गंगा विलास, ये कहां से कहां शुरू हुई थी? वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई थी, जिसकी दूरी कितनी है, मतलब कितनी दूरी इसने तय की? तो 3200 किलोमीटर। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। तो हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो और इस बार की थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसकी शुरुआत कब होती है, पहली बार कब मनाया गया था ये दिन? तो 2016 में। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? तो आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो अभी भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसे उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। एनकोर का मतलब होता है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑफ रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवार के नामांकन, मतदाता मतदान,
मतदान गिनती और परिणाम और डेटा प्रबंधन का काम करने में ये इस्तेमाल किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो अगर बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है 25वें नंबर के। और पहले कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रमा देवी। और कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। सी विजिल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था और विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर को और उसके बाद राजकुमार राव को बनाया। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भाग 15। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों और कार्य आदि से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS सूरत। तो अभी 6 नवंबर को गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप जिसका नाम है INS सूरत, इसका अनावरण किया। आपको बता दूं इस युद्धपोत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया था। अब आप पूछोगे इसका निर्माण किसने किया, बनाया किसने? तो मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और ये जो INS सूरत है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और अंतिम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। और ये गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। और अभी हमने कहा ना कि ये प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और आखिरी जहाज है। तो इसके पहले 3 कौन है? तो INS विशाखापट्टनम, INS गोरमुगांव, INS इम्फाल और ये INS सूरत हो गया। तो चारों जहाजों को देश के चारों कोनों के शहरों के नाम पर रखा गया है। अच्छा, इसी तरह आपसे पूछे अगर कि प्रोजेक्ट 15A में 3 जहाज बनाए थे, उनके नाम क्या क्या हैं? INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और प्रोजेक्ट 75 इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई हैं। उनके नाम क्या हैं? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। तो यहाँ प्रोजेक्ट 15B मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट 15A बताया और प्रोजेक्ट 75 मैंने आपको बताया। इनको ध्यान में रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इम्पेरेटर अलेक्जेंडर थर्ड, इससे न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है बुलावा, इसका सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की बात करें जिसका नाम बुलावा है तो इसकी लंबाई 12 मीटर है और इसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। ये मिसाइल 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। और देखो न्यूक्लियर मिसाइल की बात है तो पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा यानी कि 6500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 1600 एक्टिव मोड में है। और अगर आपसे पूछे ना कोई कि दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण ये कब और कहाँ पे हुआ था, तो 15 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। और वैसे आप जानते हो परमाणु बम का पिता किन्हें कहा जाता है? अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा RBI। तो पहले मैं आपको बता दूं ये जो पुरस्कार है ये हर साल हिंदू बिजनेस लाइन संस्था के द्वारा दिया जाता है। और अभी 2023 के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसे प्राप्त किया RBI के जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने। ये सम्मान दिया किसने? तो हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने। और क्यों दिया? तो महामारी के दौर में देश को आगे बढ़ाने के लिए RBI ने जिस तरह से काम किया उसके लिए। अच्छा वैसे देखो मैं आपको बता दूं इस बार ये इन पुरस्कारों का 5वां संस्करण है। और ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो 6 कैटेगरियां हैं। एक तो RBI को ये मिला बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड, वहीं आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अमूल को, वहीं
फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन वित्तीय परिवर्तन का टैग मिला है प्रधानमंत्री जनधन योजना को। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में हरके और एडुकेट गर्ल्स नाम के 2 NGO हैं, इनको चुना गया। जबकि यंग चेंज मेकर की कैटेगरी में यानी कि यंग चेंज मेकर पुरस्कार मिला है चेरी लर्न के निर्माता निधि RS को। और ये चेरी लर्न क्या है? ये बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला एक एप्लीकेशन है। और इसके लिए स्टीलैब्स टेक्नोलॉजी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में चुना गया। और ये स्टीलैब्स टेक्नोलॉजी की बात करें, ये एक स्टार्टअप है जो डेयरी क्षेत्र को डिजिटल बनाने पर काम करता है। अब देखो यहाँ पे RBI आया है तो उसकी बात जरूर करेंगे। जैसे इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और RBI की स्थापना की समिति की सिफारिश पे होती है यंग हिल्टन आयोग। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और अभी शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। और अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग भी दी गई थी। अगर पूछे इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या है तो ऑसबॉर्न स्मिथ है। और पहले इंडियन गवर्नर का नाम है CD देशमुख। आपको याद होगा कि अभी मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम CD देशमुख जी के नाम पर रखा गया। अभी अंतर्दृष्टि पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? RBI ने ही। RBI ने 100 Days 100 Pages नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। तो